Okay, so as far as the two questions that we had just now are concerned, एक तो क्वेश्चन ये था कि हाउ इज़ दिस कंप्यूटेशनली एफिशिएंट, और दूसरा ये क्वेश्चन था कि इसके पीछे इंट्यूशन क्या है ऑफ डूइंग ऑल दिस. तो सबसे पहले तो इंट्यूशन यही है कि because it's computationally expensive to implement the process naively. Therefore, what we do is, because corners, for corner points or for regions in images that are corners, their e of uv function जो एक है, it a unique minimum. So can we approximate it as a paraboloid? This is the sort of intuition behind what we are trying to do. Secondly, how is it computationally efficient? This is a question that remains to be answered in the next few slides. So let us continue further, and hopefully this question will be answered. ठीक है? सर दूसरा सर ये था कि ये जो पिछला हमने मेथड देखा और अभी जो हमने ये नया इक्वेशन निकाली, तो इसको अगर हम ग्राफिकली अगर आप सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि मतलब पिछला कैसे काम कर रहा था इमेज पे और ये नया है ये कैसे इमेज पे वर्क कर रहा है. जो पिछला था वो तो ग्राफिकली बेसिकली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पिछले में बेसिकली हमारे पास एक रीजन है रेड वाला, और हमने शिफ्टेड वर्जन्स ऑफ दिस रीजन कह लें, या फिर नेबरिंग रीजन्स ऑफ दिस रेड रीजन कह लें, इनका दरमियान में आपस में हमने सब एक सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस लेना है. ठीक है? सो हाउ डिफरेंट इज़ दिस ग्रीन रीजन फ्रॉम द रेड रीजन, इस चीज़ को हमने देखना है. और उसकी वजह क्या है, उसके पीछे इंट्यूशन क्या है, वो ये है कि कॉर्नर जो है किसी भी रीजन के अंदर, वो एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए दैट शुड एग्जिबिट लार्ज चेंजेस इन ऑल डायरेक्शंस. यानी उस एक पॉइंट जो कॉर्नर पॉइंट है, उससे अगर आप उससे एक डिफरेंट डायरेक्शन में चलते हैं, ऊपर, राइट, लेफ्ट, डाउनवर्ड, जहाँ भी आप जाएं, तो एक रैपिड चेंज होना चाहिए इमेज के अंदर, इंटेंसिटी के अंदर. दिस चेंज इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू मेजर हियर. ठीक है? ये तो इसकी एक इंट्यूटिव या एक ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है. होपफुली ये चीज़ क्लियर है. ये सर ये क्लियर है सर. ये ठीक मतलब है. सर ये जो मेथड जो था ये अगले से कैसे मतलब अगले में सर क्या होगा जो अभी हमने करंटली इक्वेशन फाइंड की है. Excuse me. अगले में excuse me, अगले में हमने सिर्फ ये किया है कि सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को एसरटेन कर लिया कि जो पहला है उसके अंदर जो कॉर्नर्स हैं दे शुड लुक समथिंग लाइक दिस, जिसके अंदर एक यूनिक मिनिमम गिव मी अ मिनट प्लीज. उसमें एक यूनिक मिनिमम होना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट वी हैव एसरटेन्ड प्रीवियसली. इस चीज़ को हम क्या करना चाह रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहे हैं यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ अ सरफेस, एक क्वाड्रेटिक सरफेस जिसका एक यूनिक मिनिमम होता है. सर स्लाइड शो नहीं हो रही सर. स्लाइड शो इट्स अमेजिंग, इतनी दफ़ा टीम्स यूज़ करने के बाद भी जो है वो आई एम हैविंग सो मच ट्रबल टुडे. आई डोंट नो व्हाई. एनीवे, सो हम क्या कर रहे हैं कि जो पिछला केस है ना उसको हम अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग दिस सरफेस फंक्शन. ठीक है? तो इस चीज़ को हम करने के लिए जो आगे हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं. तो लेट अस कंटिन्यू फॉर अ फ्यू मोर स्लाइड्स. होपफुली कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, स्पेशली द फैक्ट कि हाउ इज़ दिस कंप्यूटेशनली मोर एफिशिएंट. ठीक है? सो फार दिस इज़ व्हाट वी हैव. हमने जो हमारा जो सरफेस फंक्शन है विच इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन अ लोकल रीजन एंड इट्स shifted versions which has been approximated like this. हमने इसको approximate कर लिया इस तरह से. So instead of actually implementing this function naively, we have now this approximation
and let's see how we can implement it. So इसको हमने जो ये वाला जो पोर्शन है, जस्ट अ मिनट, हाँ, सिग्मा एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई, और ये वाला जो एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, partial derivative with respect to the vertical direction का square, and then partial derivative with respect to the horizontal times the partial derivative with respect to the vertical. ये एक जो हमने expression है इसको हमने m कह दिया है, where m is a second moment matrix constructed using first derivatives of the image. ठीक है, so this is what m is. Now what or how can you actually implement m? How can you actually calculate it? Happens to be pretty straightforward. The summation is over the complete region. ठीक है, एक जो region है, जो मिसाल के तौर पे ये जो red region है फॉर इंस्टेंस, इसके ऊपर हमने क्या करना है, ये वैल्यूज कैलकुलेट करके सम अप करना है. यानी फॉर एवरी पिक्सल एक्स वाई, every pixel xy in the image will have this matrix, 2 by 2 matrix computed for it, and then we will add up these matrices for each and every pixel here xy. जिसको आप वेट करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते ना करें, so it doesn't much matter, but this is the matrix that we have for every pixel, and then we are basically summing it up for every yani we are summing up all the matrices for the different pixels. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल डेरिवेटिव का जो स्क्वायर है एवरी पिक्सल इन द रीजन, उनके सम, ठीक है. दूसरी जानिब यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डेरिवेटिव्स के सम, ये भी वही चीज़ है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. आई वाई बेसिकली उसका यानी आई वाई स्क्वायर का सम, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है. सम अपनी जगह पे रहेगा. सम का मतलब ये है कि वी आर समिंग अप दीज वैल्यूज फॉर ईच एंड एवरी पिक्सल इन द रीजन. और आई एक्स आई वाई को हम डेल आई के नाम से बेसिकली एक डिनोट कर रहे हैं, डेल आई के नाम से, ठीक है. डेल आई इज बेसिकली द ग्रेडियंट एट अ गिवन पिक्सल, पार्शियल आई बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल आई बाय पार्शियल वाई. तो ये ग्रेडियंट वेक्टर है, ये ग्रेडियंट वेक्टर का ट्रांसपोज है. इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आउटर प्रोडक्ट हमें बेसिकली मिलता है. आउटर प्रोडक्ट ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ मैट्रिक्स. इनर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, दैट रिजल्ट्स इन अ स्केलर वैल्यू. उसके अंदर वेक्टर का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होता है वेक्टर के साथ, ठीक है. वेक्टर का ट्रांसपोज पहले आता है, यहाँ पे वेक्टर का ट्रांसपोज बाद में आ रहा है. तो उस केस में दिस रिजल्ट्स इन अ मैट्रिक्स. ये एक आउटर प्रोडक्ट है, दिस रिजल्ट्स इन अ मैट्रिक्स, ठीक है. और समेशन अपनी जगह पे मौजूद है बिकॉज वी हैव टू डू दिस समेशन फॉर एवरी पिक्सल. ज़हन में रहे कि ये जो डेला आई है, ये वाला जो वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर ऑब्टेन्ड एट अ गिवन पिक्सल इन द इमेज. अच्छा, इसको मज़ीद हम थोड़ा सा अगर विजुअलाइज करें सिचुएशन को तो और चीज़ आसान हो जाती है. दिस इज़ योर इमेज फॉर इंस्टेंस. इस इमेज के ऊपर हमने ये चीज़ अगर अप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम ग्रेडियंट ऑब्टेन करेंगे, ठीक है. ग्रेडियंट वेक्टर ऑब्टेन करेंगे एट एवरी पिक्सल इन द इमेज. उसके लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल डेरिवेटिव ऑफ द इमेज पार्शियल आई बाय पार्शियल एक्स कंप्यूट हो गया. इसको कंप्यूट करने के लिए व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी हैव? Can anybody from the class tell us? If you have an image and you want to obtain the horizontal partial derivative, ठीक है, what do we do? What are the options that we have? Sir, Sobel operator. ठीक है, बिल्कुल Sobel operator. Anything else? अच्छा, चलें, आपको अज्यूम करें कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास एक
लोकल बेसिकली एक इमेज है, ठीक है, which is of size 4 by 4. For instance 24, 20, 18, 15, ठीक है, 22, 56. अब ये थोड़ा सा आपने you have to pay attention because you know this happens to be a past exam question and this is something exactly what you will be doing in the assignment as well. First assignment. So for instance you have this image given to you and you are asked to find the corner points in this image, ठीक है. What do you apply ज़ाहिरी बात है इसके करने के लिए आगे हम प्रोसेस मज़ीद देख भी लेते हैं, लेकिन you have to find the first the partial derivative with respect to the horizontal direction, the partial derivative with respect to the vertical direction. Excuse me. जी सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दें. रिकॉर्डिंग ऑन है, ये लोकली रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग इज़ ऑन, डोंट वरी, ठीक है, वो मैं फाइल बाद में शेयर कर लूँगा. बहरहाल सो यू आर सपोज टू फाइंड द horizontal derivative, the vertical derivative, and obviously the product of these two derivatives, and of course the square of the first derivative and the square of the first derivative with respect to the horizontal and the square of the first derivative with respect to the vertical. So अब ये चीज़ें हमने find करनी है. Are you going to apply the Sobel operator to this image? Do you think it is wise to do that in the exam? Do you have that much time in the exam? इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब आपने पार्शियल आई बाय पार्शियल एक्स फाइंड करना है तो व्हाट इज़ द क्विकर वे? सर सिंपल सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. सब्ट्रैक्शन किसके बीच में? सर इमेज को शिफ्ट करके. एग्जैक्टली, ए राइट शिफ्टेड वर्जन ऑफ द इमेज. एंड यू डोंट हैव टू एक्चुअली डू इट पूरी वर्किंग मतलब राइट शिफ्ट करके करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन बेसिकली डायरेक्टली राइट द आंसर जिसके अंदर व्हेन यू राइट शिफ्ट दिस इमेज फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो ये वाला जो कॉलम है ये राइट पे चला जाएगा, ठीक है, ये वाला कॉलम राइट पे चला जाएगा, ये वाला कॉलम राइट पे चला जाएगा, और ये जो लास्ट कॉलम है ये उठा के हम डस्टबिन में फेंक देंगे, ठीक है. सो जो शिफ्टेड राइट इमेज है उसके अंदर जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है वो उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी? ज़ीरोज़ होंगी, ठीक है, और उन ज़ीरोज़ को जब आप इस कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट दिस सेम कॉलम बैक. इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन ये वाला जो कॉलम है ये आगे चला गया है शिफ्टेड वर्जन में, तो 20 माइनस 24, 56 माइनस 22, 22 माइनस 21 एंड 24 माइनस 19 विच गिव्स यू -4, 34, 1 and 5. Similarly 18 minus 20, 42 minus 56, 48 minus 22, 19 minus 24. So you have -2, minus 14, 26 minus 5. This is what you have. And finally 15 minus 18, 17 minus 42, 19 minus 48 and 22 minus 19. So you get -3, minus 25, minus 29, 3. So without applying the Sobel operator you have computed the horizontal derivative, ठीक है. Similarly i y भी हम फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से, जिसके अंदर i y is i minus i shifted downward, और वो भी आपको इस तरह से एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है. Then you have to find i x times i y, जो कि आपको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का करके एक मैट्रिक्स मिल जाएगा. उसके बाद आपको मिल जाएगा आई एक्स स्क्वायर, जिसके अंदर आपने आई एक्स को खुद से मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट वाइज, बिकॉज आई एक्स बेसिकली एक जो हॉरिजॉन्टल डेरिवेटिव है वो एट एवरी पिक्सल को हम देख रहे हैं, तो हर पिक्सल के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल डेरिवेटिव है उसको खुद से मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज 24 into 24 गिविंग यू 576. So 576 would be the first element in this matrix. और इस तरह से आपको ये भी एक 4x4 matrix मिलेगा. ये सारे 4x4 matrices. Similarly आपको i y square element wise multiplication करके मिलेगा.
आई वाई जो है, जो यहाँ पे आपको मिलेगा, इसका हर एलिमेंट को खुद से मल्टीप्लाई करके यू गेट अ 4x4 मैट्रिक्स। ठीक है, और ये सारा कुछ करने के बाद you need to find m. So what is m? M is um, let me see what m is. मैं आपको समझाता हूँ m क्या है। m is the second moment matrix computed for a certain region. ठीक है, यहाँ पे जो एक जो पिक्सेल्स बन सकते हैं, जो पिक्सेल्स हैं जिनके लिए कोई एक रीजन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी जिनके ऊपर एक रीजन हम सेंटर कर सकते हैं, वो कौन से पिक्सेल्स हैं? कैन वी सेंटर अ रीजन एट दिस पिक्सल 24? इसके ऊपर कोई एक लोकल रीजन बन सकता है, कोई इसके ऊपर हम सेंटर कर सकते हैं रीजन? बिकॉज अगर हम करेंगे तो वो कुछ रीजन जो है वो इमेज के बाहर चला जाएगा, राइट? सो वी कैनॉट सेंटर अ रीजन एट दिस पिक्सल हियर, वी कांट डू दैट, राइट? बट इफ वी अज्यूम दैट द साइज ऑफ आवर रीजन इज 3x3, इफ वी अज्यूम, तो फिर हम इसके ऊपर एक रीजन सेंटर कर सकते हैं, राइट? इसके ऊपर कर सकते हैं, इसके ऊपर कर सकते हैं, इसके ऊपर कर सकते हैं। सो इफ वी आर अज्यूमिंग दैट द रीजन इज अ 3x3 रीजन, ठीक है, तो फिर we can have 4 pixels in the image I at which we can center regions that are of size 3x3. इसके ऊपर अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। या होपफुली ये चीज़ क्लियर है, अगर नहीं है तो प्लीज यू कैन आस्क मी। सर दोबारा बता दें। देखिए हमने क्या करना है कि हमने ये सारे डेरिवेटिव्स तो कैलकुलेट कर लिए, ये हमें गिवन थी इमेज आई, ठीक है, सो फार सो गुड, बट नाउ वी नीड टू फाइंड m. सो दिस इज m as you can see, and for m you need to sum up the values of the gradients, rather the values of this matrix. You have to sum up matrices. How many matrices do you have to sum up? As many number of pixels in a certain region, ठीक है? तो हमें जो इमेज गिवन थी वो छोटी सी इमेज है, 4x4, इट्स नॉट अ वेरी लार्ज इमेज, राइट? सो इस छोटी सी इमेज के ऊपर लेट्स अज्यूम दैट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन रीजन्स ऑफ साइज 3x3. रीजन का मतलब ये होता है कि इट्स अ नेबरहुड, इट्स अ 3x3 नेबरहुड, एंड whenever we establish a region centered at a certain pixel, for instance ये वाली जो पिक्सल है जिसकी वैल्यू है 56, इसके ऊपर हम एक रीजन को सेंटर कर रहे हैं, ठीक है? उस रीजन की जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी? 24, 20, 18, 22, 56, 42, 21, 22, 48। इस रीजन के ऊपर हम एक ये इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सेंटर मोस्ट पिक्सल है दैट इज़ 56, इज इट ए कॉर्नर और इज इट नॉट ए कॉर्नर? दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड, राइट? सो because the image itself is small, 4x4, therefore the size of the regions, the local regions that we are establishing is also it's also small, 3x3. अब ये एक डिज़ाइन पैरामीटर है, ठीक है? ऑब्वियसली रीजन सबसे पहले तो बात ये है कि ऑड साइज होना चाहिए, तो 2x2 का रीजन तो हो नहीं सकता, 3x3 ही होगा या ज़्यादा होगा। इमेज आपकी खुद 4x4 है तो फिर 5x5 का रीजन भी नहीं हो सकता, तो 3x3 इज़ अ सूटेबल डिज़ाइन चॉइस, ठीक है ना? 3x3 साइज रीजन्स हम फाइंड कर रहे हैं, और कौन से रीजन्स हो सकते हैं? वो सिर्फ इन्हीं 4 पिक्सल्स के ऊपर रीजन्स हम सेंटर कर सकते हैं, बाकी बॉर्डर पिक्सल्स के ऊपर तो हम रीजन को सेंटर नहीं कर सकते, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आप 24 के ऊपर सेंटर करने की कोशिश करेंगे तो आपका रीजन आधा बाहर होगा, तो वहाँ पे आप क्या वैल्यूज़ यूज़ करेंगे? बिकॉज यू डोंट हैव वैल्यूज़ देयर ऑफ द इमेज, राइट? सो अ रीजन विल बी सेंटर्ड एट पिक्सल 56, another one at 42, another one at 22, and another one at 48. So you have these 4 regions. Okay, so far so good. Let me know if there is still any confusion. सर जी सर, लेकिन 24 पे भी तो कॉर्नर हो सकता है। 24 पे कॉर्नर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 24 के ऊपर और लेफ्ट पे हमें कोई वैल्यूज़ पता नहीं है इमेज की, तो अगर है भी, यानी इन प्रैक्टिस इन रियलिटी होगा भी, तो वी कैन नॉट लाइक फाइंड दिस आउट just by looking at its rightward and downward neighbors, because हमें पूरा रीजन वहाँ पे मिल नहीं रहा,
ओके सर। अच्छा, अब बाय डेफिनेशन अगर हम m की डेफिनेशन देखें, so it is basically m is the sum of the weighted sum of these matrices. And how many matrices do we have to sum up? We have to sum up as many matrices as the number of pixels in the region. So for instance, if we establish a region around the pixel 56, let me change the color here, yellow kar lete hain, yellow. Okay, so this is the region around the pixel 56. Okay, so how many pixels in the region? There are 9 pixels. So let us write out m. जो इसका summation है, ठीक है, that is going to be done over all these pixels, and the matrices that we will add up are these. So for each pixel we will find a matrix like this. So pixel number for this pixel 24, which is the leftmost pixel in the image, we have to find ix square. तो ix square हमने पहले ही find किया हुआ है, कहीं ना कहीं है, ये रहा ix square, इसकी जो वैल्यू है 576 है. So 576 यहाँ पे आएगा. फिर ix iy जो है, जो यहाँ पे हमने फाइंड किया होगा, इसका लेफ्ट मोस्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएगी, इस तरह यहाँ पे भी आएगी. फिर iy स्क्वायर का जो टॉप लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है वो यहाँ पे जो थी वो हम यहाँ पे रखेंगे. तो ये एक इस पिक्सल के लिए हमें वैल्यू मिल जाएगी, इस पिक्सल के लिए 24 के लिए. बाकी सारी जो पिक्सल्स हैं इनके लिए फिर हम ये वैल्यू, ये मैट्रिसेस फाइंड करेंगे और फिर हम इनको सम अप करेंगे. इसके अंदर अगर आपने वेट करना है तो यू कैन बेसिकली असाइन एन इक्वल वेट टू ऑल द वैल्यूज. तो 1/9 कर दें, बिकॉज देयर आर 9 पिक्सल्स इन द नेबर in the region, तो you can just divide by 9. तो ये आपका weighting function हो जाएगा. And finally the second moment matrix, because it happens to be the sum of, the weighted sum of 9 matrices, it will also be a matrix. It will also be a 2 by 2 matrix. So for this particular question you can go ahead and do the computation, but the answer is going to be 394.44 156.11 156.11 and 484.4. So this is going to be the answer for the second moment matrix corresponding to the region centered at 56 only. अभी आपने बाकी इन 3 के लिए कंप्यूटेशन करनी है, ठीक है. सो इन बाकी 3 के लिए भी कंप्यूटेशन करनी है, लेकिन जो 56 के ऊपर रीजन सेंटर हुआ है उसका आंसर ये है, ठीक है. अब इस सेकेंड मोमेंट मैट्रिक्स में से हमने ये एसरटेन करना है कि ये जो रीजन था विच वॉज सेंटर्ड एट 56, इज इट ए कॉर्नर और नॉट. दिस इज स्टिल समथिंग दैट वी नीड टू डू, ठीक है. सो नाउ लेट्स कम बैक टू द लेक्चर स्लाइड्स एंड सी कि जी हम क्या कैसे कर सकते हैं. अभी फ़िलहाल मैंने आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किसी भी इमेज के लिए कोई भी अगर आपने रीजन उस पर इस्टेब्लिश किया तो उसके लिए सेकेंड मोमेंट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे कैसे. सो द रीजन कुड बी अ 3 by 3 रीजन, इट कुड बी अ 5 by 5 रीजन, इट कुड बी अ लार्जर 11 by 11 रीजन एज वेल, एंड इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इमेज. अभी जो हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कर रहे थे उसमें इमेज खुद 4 by 4 थी. So there is no point having a region larger than 3 by 3. So इसलिए हमने 3 by 3 regions लिए और पहले region के लिए हमने second moment matrix भी compute कर लिया. And in doing so, we have explained what is Ix, what is Iy, what is Ix, Iy, and how you compute these matrices for the individual pixels in the region, and how do you obtain a weighted sum of the matrices corresponding to each pixel in the region, and then how do you compute a second moment matrix for a given region in the image, in order to then find out whether this second moment matrix corresponds to a corner or not. ये चीज़ अभी हमने करनी है, ठीक है. So let's move on. Now the surface E of UV is locally approximated by a quadratic form. Let's try to understand its shape. So this is what we have done so far. This is the approximation that we have done, and the second moment matrix is this, ठीक है. Now note that if M is fixed, the analysis is for a given pixel whose M obtained from its neighborhood is under consideration. तो हमने अभी सिर्फ एक पिक्सल, जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है हमारा, उसमें से जो पिक्सल थी जिसकी वैल्यू थी 56, उसके लिए स्पेसिफिकली उसके लिए एक सेकेंड मोमेंट मैट्रिक्स हमने बनाया है. एंड वी नीड टू सी वेदर इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू सच ए फंक्शन.
such a quadratic parabolic function, paraboloid function. ठीक है? So consider a horizontal slice of this function. अगर हम कोई भी एक horizontal slice ले लें, एक cross section ले लें, तो that becomes an ellipse in the UV plane corresponding to a certain constant value of E. यानी कोई भी एक cross section यहाँ पे होगा that would be at a constant value of E and it corresponds to an ellipse. So this is the equation of an ellipse in the UV plane corresponding to a certain constant value of E. The length of axes of the ellipse are determined by the eigenvalues. तो ये हमारे पास दो axes हैं, ठीक है? उनकी lengths are determined by the eigenvalues, ठीक है? And the orientation are determined by the eigenvectors. The direction of fastest change is given by the larger eigenvalue, and the direction of lowest change is given by the smaller eigenvalue. ठीक है? Fastest change इसलिए है क्योंकि when going from the center to the boundary you need to travel a small distance, so it is fastest change. ठीक है? So अगर हम इन eigenvalues और vectors के context में बात करें, जो basically एक eigen decomposition की equation है mx plus equals lambda plus x plus. So x plus and lambda plus are basically depicting the larger eigenvalue and the eigenvector corresponding to the larger eigenvalue respectively. So x are the eigenvectors, ठीक है? x minus का मतलब ये है कि the eigenvector corresponding to the smaller eigenvalue. So recall that we want E of UV to be large for small shifts in all directions. यानी ज़रा सा भी आप शिफ्ट करें रीजन को किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो ऊपर है, डाउनवर्ड है, लेफ्ट है, राइट है, किसी भी डायरेक्शन में आप जाते हैं, तो यू वांट देयर टू बी अ लार्ज change in the function E of UV, even for small shifts. So even the smallest change in E of UV should be large. This minimum over all UV is given by the smaller eigenvalue. ठीक है? जो larger eigenvalue है वो तो correspond करता ही एक large change को है, लेकिन जो smaller eigenvalue है we want that to also correspond to a large change. Therefore we conclude that for a E of UV function that corresponds to the second moment matrix of a corner, both the eigenvalues should be large. Both the eigenvalues should be large. So we want E of UV to increase in all directions for a corner point, a key point. And since lambda 2 corresponds to the direction of smallest change, it makes sense to find points in the image having large lambda 2. That is to find the local maxima over lambda 2. ठीक है? So एक ये हमारे पास chart है which basically tells us the relationship between lambda 1, lambda 2 and whether it's a corner, edge or a flat region. So as we have concluded that lambda 1 and lambda 2 should both be large for a corner, तो ये वाला जो region है in which ये अगर हम lambda 1 lambda 2 के ऊपर हम एक यानी ग्राफ बनाएं, तो both lambda 1 and lambda 2 जब large होंगे तो फिर वो corner कहलाएगा. जाहिर बात है इनमें से एक smaller है, एक बड़ा है, तो जो smaller value है lambda की हम चाहते हैं वो भी large हो, ठीक है? For a corner to be there. अगर इनमें से कोई एक बहुत लार्ज है और एक बहुत स्मॉल है तो इट इज़ एन एज. lambda 2 can be greater than lambda 1 और lambda 1 can be greater than lambda 2. In both cases it is an edge. ठीक है? एंड जो फ्लैट रीजन है उसमें दोनों lambda 1 और lambda 2 स्मॉल होंगे. ठीक है? तो lambda 1 and lambda 2 are the eigenvalues of the second moment matrix, and if both of them are large then we conclude it is a corner. If one of them is large, one of them is considerably smaller, we conclude it is an edge. And if both of them are small, we conclude that it corresponds to the second moment matrix corresponds to a flat region. ठीक है? तो अब एक हमारे पास एग्जाम्पल इमेज है ये वाली. थोड़ा सा अगर हम इसको इंट्यूटिवली या बेसिकली पिक्टोरियली अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो वो ये रहा है कि वी हैव सैम्पल्ड ए लॉट ऑफ local regions in this image. For instance, these regions. Obviously हमने exhaustively सारे के सारे regions sample किए हैं, but just for illustration these are the regions that we have sampled, and these regions happen to be of size 15 by 15 pixels. ठीक है? These regions, वैसे तो हमने सारे regions किए हैं, लेकिन these regions are the ones for which lambda 2 is greater than 20. Lambda 2 happens to be the larger eigenvalue.
ठीक है, sorry, lambda 2 happens to be the smaller eigenvalue because for corners we want कि smaller eigenvalue should also be large. So हमने एक thresholding कर दी and we have found or highlighted only those regions in the image for which the smaller eigenvalue is also large. ठीक है, and then this is the histogram of lambda 2 values across the entire image. यानी सारे के सारे जितने भी patches हमने sample किए थे और size 15 by 15 pixels, उनकी lambda 2 की जो values हैं वो हमने यहाँ पे plot की हुई हैं. So if the values of lambda 2 are larger than 20, what is the percentage of such regions? It is obviously quite small in the image, and these are the regions which we deem to be corners. In other words, good points to track in an image. So let me know if there are any questions. सर ये आइगन वैल्यूज कैसे डिटरमिन होगी? आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो कैसे डिटरमिन होंगी? गुड क्वेश्चन. इसी के ऊपर हम आगे चल रहे हैं. और एक तरीका तो ये है कि जो हमने अपना सेकंड मोमेंट मैट्रिक्स फाइंड किया है और जहन में रहे कि ये हमने 4 दफ़ा काम करना है इस पर्टिकुलर इमेज के लिए, जो कि छोटी सी इमेज थी 4x4 की, और इसके लिए हमने 3x3 साइज रीजन्स फाइंड किए जो कि 4 थे. एक 56 पे सेंटर्ड था, एक 42 पे सेंटर्ड था, एंड सो ऑन. जब हमने ये कर लिया, एक सेकंड मोमेंट मैट्रिक्स एक रीजन के लिए फाइंड किया है और हमने ये 3 दफ़ा मजीद करना है, इनकी फिर हमें आइगन डिकम्पोजिशन करनी है. अब आइगन डिकम्पोजिशन करना फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. वी कैन डू इट. आई थिंक लेटर इन द कोर्स हमें किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में ये करना भी है आइगन डिकम्पोजिशन की कैसे होती है. लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि फॉर दिस पर्टिकुलर केस, फॉर फीचर डिटेक्शन, वी डोंट नीड टू डू इट eigen decomposition. Why don't we need to do it? Let's see. आगे इस साइड के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन है. So we define a cornerness response measure. So we define a measure C and we call it cornerness. And corner, if it is high, that means the second moment matrix for which it has been computed corresponds to a corner. If it is small, then we conclude that the second moment matrix for which we have computed this cornerness measure is not a corner. ठीक है? And based on our discussion in the previous slides, obviously cornerness would depend on the eigenvalues. So we define it like this: lambda 1 lambda 2 minus alpha times lambda 1 plus lambda 2 the whole thing squared, where alpha is some constant. Empirically its values have been determined or deemed to be between 0.04 to 0.06. But what is happening here? ठीक है? Lambda 1 lambda 2, if the two are high, are large values, तो फिर this would be a large number. Similarly lambda 1 plus lambda 2, इसका जो स्क्वायर है वो भी एक लार्ज वैल्यू होगी, लेकिन क्योंकि एक स्मॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसका जो एक वेट है वो कम हो जाएगा और कॉन्सिक्वेंटली हमें ज़्यादातर इसका वेट मिलेगा. तो बेसिकली एक लार्ज वैल्यू मिलेगी. अगर ये दोनों वैल्यूज़ बहुत स्मॉल है, मतलब एक फ्लैट रीजन, एक कॉर्नर नहीं है, तो फिर ये जो दो वैल्यूज़ अगर स्मॉल होती हैं, वन से स्मॉलर होती हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो और भी कम हो जाता है. ठीक है? फॉर इंस्टेंस 0.1 टाइम्स 0.1 इज़ बेसिकली 0.01. सो इट्स इवन स्मॉलर. सिमिलरली यहाँ पे भी अगर उनको ऐड करके स्क्वायर भी करेंगे वो भी बहुत स्मॉल हो जाएगा और ये फर्दर स्मॉल हो जाएगा. तो कॉर्नरनेस मेजर फॉर अ फ्लैट रीजन इज स्मॉल. इसी तरह एजेस के लिए भी इट्स गोइंग टू बी स्मॉल इन जनरल बिकॉज वन ऑफ द वैल्यूज इज गोना बी स्मॉल. बेशक एक हाई होगी लेकिन वन वैल्यू इज गोना बी स्मॉल. उसकी वजह से दिस ओवरऑल कॉर्नरनेस मेजर इज गोना बी स्मॉल. इट इज़ ओनली गोइंग टू बी लार्ज फॉर कॉर्नर्स देमसेल्व्स. ठीक है? सो इंस्टेड ऑफ computing the eigen decomposition in order to find lambda 1 and lambda 2, instead of doing that we basically need to find the cornerness. And it so happens that you can compute cornerness without needing to find or without needing to perform eigen decomposition. Why? Because you need to recall from linear algebra that the determinant of a matrix is nothing but the product of its eigenvalues. So if you have a 2 by 2 matrix, it has two eigenvalues and the product of these two eigenvalues is the determinant. So instead of computing the eigenvalues, you find the determinant of the matrix, second moment matrix M. And to find the determinant of a 2 by 2 matrix, it's pretty straightforward. So this is determinant of M.
minus alpha times, again from linear algebra, the sum of the eigenvalues of a matrix is known as the trace, and the trace happens to be the sum of the diagonal values of any given matrix. So the summing up the diagonal values of any given matrix is pretty straightforward. Okay? So instead of adding up the eigenvalues, you just add up the diagonal values. Okay? So trace of m, the whole thing squared. So instead of computing eigenvalues, we can use determinant and trace of m. Okay, any questions? Just to basically go back to our numerical example, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एक तो तरीका ये है कि आप आइगन डिकम्पोजिशन करें, एंड इफ़ यू डू दैट तो आपको जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यूज़ जो मिलती हैं वो हैं 276.95 and 601.88, which are rather large. Both of these eigenvalues are large, depicting the fact that ये जो pixel है 56, it happens to be a corner. In fact, if you look at it intuitively, तो फिर indeed ये जो pixels हैं 56, 42 और 48 ये लोग corners हैं. 22 as such corner नहीं है, because इसके जो neighboring values हैं ये काफ़ी similar हैं, मतलब comparable है. लेकिन 56 is something that stands out, 42 stands out, 48 stands out from its neighboring region. So I would intuitively think कि these are corners. ठीक है? Anyway, तो एक तो तरीका ये है कि you find the eigen values. लेकिन as we have just discussed in the lecture that we don't want to do the eigen decomposition because it can be more time consuming. So instead of finding the eigenvalues, why don't we just find the cornerness score? So C happens to be the determinant of M minus alpha trace of M, the whole thing squared. Okay? So determinant of M is basically 394.44 into 484.4 minus 156.11 squared, which gives you 166,696 point something minus assume करें जी alpha 0.04 है. The trace is the sum of the diagonal values, so 394.44 plus 484.4, this comes out to be 878.4, the whole thing squared. So ये आपको मिलेगा 1.35 into 10 power 5, which is greater than a certain threshold that you can set. In fact, it's a very large value. So because the cornerness comes out to be large, we can say, or we can conclude that this point is a corner. Okay? Any questions?
नो क्वेश्चंस? सर ये सी की वैल्यू जो है सर, ये विंडो की साइज पे डिपेंडेंट नहीं होगी सर? ये मतलब अगर विंडो किसकी वैल्यू विंडो के साइज पे डिपेंडेंट होगी? सी की वैल्यू? कॉर्नर नेस की, यस सर, कि मतलब अगर विंडो ही इतना बड़ा हो कि उसमें कॉर्नर आ रहा है, एज आ रहा है, या विंडो छोटा हो तो उसमें ना आए कॉर्नर एज। दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेकिन एक तो ये जो आपके क्वेश्चन की दो इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। एक तो ये है कि इट इज़ पॉसिबल कि ये इतना लार्ज है विंडो कि इसके अंदर मल्टीपल कॉर्नर्स हैं, राइट? सो दिस इज़ वन इंटरप्रिटेशन। लेकिन इसका जो जवाब है वो ये है कि जो विंडो की साइज़ है ना, 3x3 विंडो है या 5x5 विंडो है या 11x11 की विंडो है, जो भी है, जो कॉर्नर फाइंड होता है वो उस स्केल के ऊपर डिपेंड करता है जिसके ऊपर हमने विंडो को इस्टेब्लिश किया है, ठीक है? अगर हमारी विंडो बड़ी है तो फिर कॉर्नर बड़ा होगा तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, अगर कॉर्नर बहुत छोटा होगा तो वो डिटेक्ट नहीं होगा। इस चीज़ को हम फर्दर देखेंगे इन अ टॉपिक कॉल्ड स्केल कोवेरिएंस, जो कि आगे आएगा। वैसे तो आज मैं चाह रहा था शुरू हो जाता, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो आज शुरू हो सकेगा। बट ये जो आपका क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली, एंड इट इज़ समथिंग जो कि आज हम आगे हमने बेसिकली देखना है। आज नहीं तो कल हम शुरू करेंगे इसके ऊपर। राइट। Okay, so just to summarize the entire algorithm, and this is the algorithm that you have to implement in your assignment. Okay, the first thing is you compute image gradients ix, iy for all pixels. For each pixel, compute the second moment matrix by looping over neighbors xy. Okay, so you have to sum up these values, or these matrices rather I should say, over all the pixels in any given in any given region. तो अभी जिस तरह हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व किया, उसमें आपने नोट किया होगा कि सबसे पहले तो हमने हर पिक्सल के लिए ix, iy और ix स्क्वायर और iy स्क्वायर, ये 5 मेट्रिसेस हमने कंप्यूट किए हैं विच हैव द सेम साइज एज द इमेज देमसेल्व्स। सबसे पहले तो ये कर लें आप। उसके बाद फिर आप विंडोज़ इस्टेब्लिश करें, यानी 3x3 की या 5x5 की या जितनी की भी, और फिर आप जो हैं वो second moment matrix compute करें for every pixel. So this is exactly what we did in this numerical example right now. ठीक है? और assignment में भी this would be something that would be easier to do. Then you compute the cornerness score. Then you find points with large cornerness response function, यानी cornerness score. Those points that are greater than a certain threshold. ठीक है? And then finally you take the points of locally maximum C as the detected feature points. अब ये हम जो लास्ट पॉइंट है इसको समझने के लिए हम पहले देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। सो दिस इज़ एन इमेज इन विच दिस यू कैन थिंक ऑफ दिस एज एज अ स्टफ्ड डोंकी, ठीक है, हम कह देते हैं इसको, जिसको एक सर्टेन लाइटिंग कंडीशंस पे हमने ऑब्जर्व किया हुआ है। इसी तरह इसी की इमेज हमने दोबारा ली है एट डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस and with some local deformations as well, because this is an articulated object जिसके जो limbs हैं वो articulated हैं, they can move about independently. तो हमने एक articulation different की और हमने basically इसके for instance as you can see इसके head को हमने जो है वो rotate कर दिया है. By the way, I think this is a cow, it's not a donkey. Okay. और फिर हमने एक different lighting conditions में इसको observe कर लिया. Then we compute the cornerness response. जब हम cornerness response find करते हैं तो because we do it for every possible pixel in the image, because we have a region centered at every possible pixel in the image, because we want to find the corners in the image, so we have to evaluate each and every pixel in the image as to whether it depicts a corner or not. तो हमने ये cornerness response find किया है for every pixel in the image, और ये एक heat map के तौर पे हम visualize कर रहे हैं जिसके अंदर जितनी ज़्यादा intensity होगी यानी redness होगी वो उतना ज़्यादा value high होगी, ठीक है? तो हमने एक thresholding की इसकी, जो हाई वैल्यूज़ हैं उनको हमने एक थ्रेशोल्ड से पास, यानी जो सारी वैल्यूज़ को हमने थ्रेशोल्ड से पास किया तो हाई वैल्यूज़ ऑब्वियसली जो है वो रिटेन हो जाएंगी। तो एज यू कैन सी जो रेडिश या येलोइश रीजन्स थे वो रिटेन हो गए। अब एक अगर हम रीजन को देखें, ये वाला जो रीजन है, ऑब्वियसली इस सारे के सारे रीजन में ऐसी पिक्सल्स हैं जो कि जो
जो कि इस रीजन को हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करें या लोकल रीजन के सराउंडिंग्स से जब उस लोकल रीजन को हम सब्ट्रैक्ट करें तो सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे. सो बेसिकली डिपिक्ट्स ए कॉर्नर रीजन. इन ऑर्डर टू लोकलाइज कॉर्नर्स एग्जैक्टली, यानी एक शार्प लोकलाइजेशन अगर हमें चाहिए, बिल्कुल जिस तरह से कैनी एज डिटेक्टर में हमने लोकलाइजेशन के लिए एक नॉन मैक्स सप्रेशन अप्लाई किया था, ये वाला स्टेप हमने यहाँ भी अप्लाई करना है. और इसके करने का तरीका ये है कि यू बेसिकली यू कैन इस्टेब्लिश विंडोज़, नॉन ओवरलैपिंग विंडोज़, ठीक है, जिसके अंदर आपने फॉर इंस्टेंस ये अब यहाँ पे मेरा जो है ना पॉइंटर चलेगा नहीं, अच्छा चल रहा है, वाह, अच्छा ये एक नॉन ओवरलैपिंग विंडो है जिसके अंदर अब ये विंडो का साइज़ इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट इट टू बी. इट कुड बी अ 5x5 विंडो, इट कुड बी 11x11 विंडो, व्हाटएवर. और इस पूरी की पूरी विंडो में आपने सिंपली ये देखना है कि कौन सा पिक्सल सबसे बड़ा है, यानी उसका कॉर्नरनेस सबसे बड़ा है. फॉर इंस्टेंस वो ये पिक्सल है, तो आप इसको रिटेन करेंगे, बाकी सब के सबको सप्रेस कर देंगे, ठीक है. तो इस काम को करने के लिए यू हैव टू इस्टेब्लिश ए ग्रिड ऑन द इमेज विच गिव्स यू a set of non-overlapping windows, ठीक है. and these windows का जो size है वो आपके ऊपर है. it could be like, could be 5x5, could be 11x11, whatever, ठीक है. कम इसका size कम होगा तो you will be getting more corner points, size उसका ज़्यादा होगा तो you will be getting fewer points. तो अब ये मैंने image के ऊपर एक grid बनाई है which gives you non-overlapping windows. हर विंडो के अंदर आपने एक कॉर्नर फाइंड करना है और हर विंडो के अंदर आपने नॉन मैक्स सप्रेशन करनी है, सारी की सारी वैल्यूज़ लेनी है उस विंडो में, ठीक है. फॉर इंस्टेंस इस विंडो के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आपने लेनी है और अज्यूम किया कि ये वाला पॉइंट जो है वो हाईएस्ट है इसकी वैल्यू, तो आपने वो रिटेन करना है, बाकी सबको सप्रेस करना है. इसके करने के बाद दिस इज़ व्हाट यू गेट वेरी लोकलाइज्ड और हाईली लोकलाइज्ड कॉर्नर पॉइंट्स इन द इमेज, ठीक है. सो उन कॉर्नर पॉइंट्स को अगर हम ओवरले करें इमेज के ऊपर, दिस इज़ व्हाट वी हैव, ठीक है. सो वी आर विजुअलाइजिंग द कॉर्नर्स ओवरलेड ऑन द ओरिजिनल इमेजेस, ठीक है. एनी क्वेश्चंस? सर ये जो आपने ब्लैक एंड वाइट में दिखाया था, वो जो वाइट रीजन्स थे वो एजेस डिटेक्ट हुए हुए थे. ये एजेस नहीं है, ये कॉर्नर ये नहीं ये एजेस नहीं है, ये बेसिकली कॉर्नरनेस रिस्पांस मैप है. मतलब सी की वैल्यू हर पिक्सल के ऊपर कंप्यूट हुई है. ओके सर. और वो ऑब्वियसली डिपेंड करती है उस पिक्सल के ऊपर जो हमने रीजन सेंटर किया हुआ है उसके ऊपर. तो अगर हम इस एल्गोरिथम को देखें, विच इज़ समथिंग दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर असाइनमेंट, तो इस एल्गोरिथम के अंदर दो जगहों पे आपको विंडोइंग करनी है. एक ये जगह है और एक ये वाली जगह है. यहाँ पे जो विंडोज़ हैं वो अभी मैंने इलस्ट्रेट किया, वो सारी नॉन ओवरलैपिंग विंडोज़ हैं, ठीक है. दिस इज़ नॉन ओवरलैपिंग विंडोज़. यहाँ पे जो विंडोइंग है वो ओवरलैपिंग है, बिकॉज यू हैव टू इस्टेब्लिश अ विंडो या लोकल रीजन ऑफ साइज 3x3, 5x5 और वट एवर यू वॉन्ट. It is a design parameter. You have to establish that window या local region on every pixel. तो एक पिक्सल के ऊपर आप इस्टेब्लिश करेंगे, उसके इमीडिएट नेबर के ऊपर इस्टेब्लिश करेंगे एंड सो ऑन, तभी जाके आपको हर पॉसिबल पिक्सल के लिए एक कॉर्नरनेस रिस्पॉन्स मिलेगा. अगर आप एक नॉन यूनिटी ग्रिड स्पेसिंग रखेंगे, मीनिंग हर पिक्सल के ऊपर आप इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते विंडो, आप एक पिक्सल पे करेंगे फिर 4 पिक्सल छोड़ेंगे, 5 पिक्सल पे अगर करते हैं मिसाल के तौर पे, तो आपको हर पिक्सल के ऊपर कॉर्नरनेस रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, विच इज़ फाइन. इट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू डू इट इन योर असाइनमेंट. ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है. अच्छा, अब कुछ और स्लाइड्स में कर लेते हैं हम डिस्कस, उसके बाद जो है हम असाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं.
ठीक है. अच्छा, so the next topic is something called invariance and covariance. Loosely speaking, we will just say invariance, but strictly speaking there is a difference between invariance and covariance. But loosely speaking we will use the same term for both things, which is invariance. ठीक है. So what is invariance and covariance? The corners that we detect, are they invariant to photometric transformations and covariant to geometric transformations? ठीक है. तो जब एक इमेज, जब हम इसको when we obtain an image, ठीक है, अब जिस तरह से इस पर्टिकुलर एग्जांपल में भी इलस्ट्रेटेड है कि दिस इमेज कैन बी obtained from a different viewpoint and under different lighting conditions. अगर हम कैमरे का व्यू पॉइंट विच इज़ अ ग्लोबल व्यू पॉइंट उसको चेंज करते हैं तो वो भी फोटोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी वो भी जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर होता है. अगर हम कैमरे का व्यू पॉइंट, ग्लोबल व्यू पॉइंट चेंज करते हैं, यानी कैमरे को हम ट्रांसलेट करें या रोटेट करें, सो दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन. इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को खुद, अगर तो वो रिजिड ऑब्जेक्ट है तो उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, रोटेट करेंगे. अगर वो उसके अंदर आर्टिकुलेशन पॉसिबल है, मीनिंग उसके डिफरेंट पार्ट्स या लिम्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओवरऑल ऑब्जेक्ट, जिस तरह इस पर्टिकुलर केस में है, वो भी जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस कंसिडर किया जाता है. ठीक है. सो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस इन द इमेज. वन इज़ जियोमेट्रिक, द अदर इज़ फोटोमेट्रिक. और भी हैं, वेदर कंडीशंस भी हो सकती हैं. मिसाल के तौर पे बारिश हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है, ठीक है, वर्सेस बारिश नहीं हो रही है, वही सीन है लेकिन बर्फ़बारी नहीं हो रही है. ठीक है. तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं या एक वेरिएशंस हैं जो कि इमेज में मैनिफेस्ट हो सकती हैं. ठीक है. So strictly speaking, we will use these two terms, invariance and covariance, to refer to these broad two types of transformations. Invariance is used for photometric changes. An image is transformed photometrically, meaning आप उसके ऊपर lighting conditions को change कर दें, average value image की increase कर दें या decrease कर दें, मतलब pixels की values जो हैं वो ऊपर नीचे कर दें, तो photometric transformation हो जाएगी. ठीक है. So when image is transformed photometrically, the corner locations must not change. Then we will say that our corner detection algorithm is invariant to photometric transformations. दूसरी चीज़ है covariance. If we have two geometrically transformed versions of the same image, जिस तरह यहाँ पे है, features should be detected in corresponding locations. Features should be detected in corresponding locations. यानी feature की जो position है, एक feature point है जो कि इस पर्टिकुलर इमेज में इस काव के नॉस्ट्रिल के ऊपर मिसाल के तौर पे डिटेक्ट हुआ है, इसी तरह उस काव के नॉस्ट्रिल के ऊपर ये दोबारा डिटेक्ट हुआ है. एज यू कैन सी, आँख के ऊपर दो फीचर पॉइंट्स डिटेक्ट हुए थे, वो दोबारा भी डिटेक्ट हुए हैं, एज यू कैन सी. तो दिस इज कॉल्ड कोवेरिएंट. द फीचर डिटेक्शन इज कोवेरिएंट बिकॉज द 2D coordinates of the feature that we had detected on this nostril have changed. They don't remain the same. They have co-varied with the feature point itself. यानी feature point खुद geometrically translate हुआ या जो भी हुआ, and this our algorithm was able to detect that change. So our algorithm is covariant to this transformation. ठीक है. ये दो terms hopefully clear हैं. Invariance और covariance में क्या फ़र्क है और कब ये यूज़ होता है. सर ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जी जी, तो इसमें लेग्स में अगर हम देखें तो किस तरह से इन्होंने कॉर्नर पॉइंट्स डिफाइन किए हुए हैं. एजिस की तो समझ आती है, कॉर्नर इसमें जो आपने डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी डायरेक्शन में चेंज करें तो उसमें डिफरेंस आना चाहिए. तो ये जो लेग्स में कॉर्नर पॉइंट्स, ये किस तरह डिफाइन हुए? कोई भी कॉर्नर पॉइंट आप उठा लें, मिसाल के तौर पे लेग के ऊपर ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है, ये वाला. तो इसके अंदर, इसके अराउंड अगर आप एक लोकल रीजन बनाते हैं, उस लोकल रीजन को शिफ्ट करें आप किसी भी डायरेक्शन में, उसके अंदर इंटेंसिटी चेंज होगी उस लोकल रीजन के अंदर. ठीक है. इसके बरक्स मिसाल के तौर पे अगर हम एक रीजन यहाँ पे बनाते हैं, इस रीजन को मैं ऊपर शिफ्ट करूँ, राइट पे शिफ्ट करूँ, डाउनवर्ड शिफ्ट करूँ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करूँ, I will not be able to sense any change in the region, right? So this is a bad patch to match. It is not a corner. लेकिन
अगर इस नॉस्ट्रिल के ऊपर ये जो हमने एक कॉर्नर पॉइंट डिटेक्ट किया है, इसके अराउंड एक लोकल रीजन अगर हम इस्टेब्लिश करें, तो उस रीजन को फिर किसी भी डायरेक्शन में हम मूव करें, वी विल बी एबल टू सेंस दैट द रीजन इज मूविंग because there is going to be a change in the overall intensities of the pixels in the region, right? सर माउथ में क्यों चेंजेस है? एक लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर डिटेक्टेड है, लेकिन राइट हैंड साइड पे ऐसा नहीं है. बिल्कुल, because strictly speaking, clearly it is not that covariant. राइट. सो इस चीज़ को हम आगे मज़ीद अगले 2-3 स्लाइड्स में देखना चाहेंगे कि ये एल्गोरिदम हाउ कोवेरिएंट और इनवेरिएंट इट इज़. बाय द वे, द एल्गोरिदम दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इज़ कॉल्ड द हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर. ठीक है, ये जो पूरा एल्गोरिदम है, दिस इज़ कॉल्ड द हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर. सो हाउ इनवेरिएंट और कोवेरिएंट इट इज़, वी आर गोइंग टू सी राइट नाउ. सो सबसे पहले let us examine the case of a certain type of photometric change called a fine intensity change. A fine intensity change is when you have an intensity IXY, यानी पिक्सल इसकी वैल्यू है x, उस पिक्सल की वैल्यू है I. A fine change का मतलब ये होता है कि you scale it up with a certain constant factor A and then you add a certain constant factor, certain constant value B. ठीक है, so this is called a fine transformation of the intensity I. Okay, this is by definition and a fine transformation of the intensity I. Because in the Harris corner detector algorithm that we have studied, only derivatives are used. Therefore, it is invariant to intensity shift. यानी इसके अंदर जब हम b ऐड करते हैं, तो जब डेरिवेटिव लेंगे लेफ्ट साइड का या राइट साइड का, दोनों सेम होंगे as long as b is concerned. ठीक है, इस तरफ जो डेरिवेटिव है, इट इज़ गोइंग टू बी स्केल्ड बाय a, यस, बट द इफेक्ट ऑफ b इज़ ज़ीरो, बिकॉज जब इसका डेरिवेटिव आप लेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x या y, तो फिर b का जो वो है इन्फ्लुएंस है वो ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज b इज़ अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. ठीक है, तो शिफ्टिंग की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्केलिंग की वजह से आपका डेरिवेटिव भी स्केल हो जाएगा. ठीक है, और कॉन्सिक्वेंटली जब डेरिवेटिव्स को अगर आप देखेंगे या उसके ऊपर एक रिस्पांस, कॉर्नरनेस रिस्पांस को जब आप देखेंगे, जिसको हम यहाँ पे R से डिपिक्ट कर रहे हैं, तो फिर अगर हमने बेसिकली सिर्फ ऐड किया हुआ है डेरिवेटिव, तो फिर इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर स्केल किया हुआ है तो डेरिवेटिव खुद भी स्केल हो जाएगा. सो देयरफॉर वी कैन से दैट Harris corner detector is only partially invariant to a fine intensity change. Okay, so this could be one of the many reasons why your observation earlier कि मतलब माउथ के ऊपर यहाँ पे हमने कुछ कॉर्नर्स डिटेक्ट कर सके थे, लेकिन यहाँ नहीं कर सके. ठीक है, so this is one of the reasons that it is not completely invariant to a fine intensity change. The next is image translation. इमेज ट्रांसलेशन में मिसाल के तौर पे कॉर्नर इमेज की इस जगह पे शो हो रहा है और फिर दोबारा इस जगह पे शो हो रहा है. ठीक है, इन अदर वर्ड्स द कॉर्नर हैज़ बीन ट्रांसलेटेड, द इमेज इज ट्रांसलेटेड, द इमेज ऑफ द कॉर्नर इज ट्रांसलेटेड. राइट. सो व्हाट हैपेंस इन दिस सिचुएशन? डेरिवेटिव्स एंड विंडो फंक्शन आर शिफ्ट इनवेरिएंट. ठीक है, जो हम डेरिवेटिव्स कंप्यूट किए हैं हमने हैरिस कॉर्नर डिटेक्शन के लिए, they are not affected by image translation. Therefore, we will say that corner location is covariant with respect to translation. Translation एक geometric transformation है. Therefore, geometric transformations के लिए हम कहते हैं covariance. पहले अगर corner यहाँ डिटेक्ट हुआ था, तो अब यहाँ डिटेक्ट होगा. ठीक है, corner की लोकेशन भी चेंज होगी. In other words, covary होगी. ठीक है. जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रोटेशन. ठीक है, रोटेशन के केस में सेकेंड मोमेंट इलिप्स रोटेट्स बट इट्स शेप दैट इज आइगन वैल्यूज रिमेन्स द सेम. ठीक है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कोवेरिएंट टू इमेज रोटेशन. हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर इज कोवेरिएंट टू इमेज रोटेशन. ठीक है. लास्टली वी हैव समथिंग कॉल्ड स्केल विच इज़ रिलेटेड टू क्वेश्चन दैट वाज अर्लियर पोज्ड, जिसके अंदर हमारे पास एक कॉर्नर है. इस कॉर्नर को अगर हम व्यू करने की कोशिश करें
using smaller patches. अज्यूम करें कि ये कॉर्नर वही है, अज्यूम करें कि कॉर्नर वही है, लेकिन हमारा जो पैच साइज़ है जिसके ऊपर हम रिस्पॉन्स कॉर्नरनेस रिस्पॉन्स मेजर कर रहे हैं वो छोटा हो गया. अज्यूम करें यहाँ पे यू आर यूजिंग अ साइज ऑफ मे बी 21 by 21 पिक्सल्स, यहाँ पे यू आर यूजिंग अ साइज ऑफ मे बी 3 by 3 पिक्सल्स. सो यू आर एनालाइजिंग द कॉर्नर एट अ वेरी फाइनर स्केल. यहाँ पे you are analyzing the corner at a coarser scale. At a coarser scale, when you look at it through a window of size 21 by 21 pixels, it is indeed a corner. But when you look at this corner from window size of 3 by 3 pixels, it is no longer seen as a corner. Okay? So all points in this case will be classified as edges as far as the Harris corner detector algorithm is concerned, as far as the stock Harris corner detector algorithm is concerned. ठीक है. So corner location is not covariant to scaling. Scale invariant या scale covariant नहीं है Harris corner detector. So Harris corner detector is not scale covariant. It is rotation covariant, it is translation covariant, and it is partially invariant to a fine intensity changes. So these are this is basically the invariance या covariance analysis of Harris corner detector. So in summary, as far as corner detection is concerned, we need to detect points that are distinctive, in other words locally different from other feature points, and repeatable, that is invariant to image variations or transformations, which consists of photometric variations and geometric variations. Okay? And the reason is, for instance, if we were to view this rigid object from a different viewpoint like this and under different lighting conditions like this, okay, and in different background, for instance यहाँ पे background भी change हो गया हुआ है, तो we would still like the same corners to be detected in both cases so that we can perform matching. अगर हम detection नहीं कर सकते under these transformations तो फिर हम matching भी नहीं कर सकेंगे subsequently. ठीक है. So we would like to have covariant and invariant detection. So far we can localize in XY space but not in scale. ठीक है. अभी तक हमने जो काम किया है वो ये है कि हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन इमेज स्पेस के अंदर हमने हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर अप्लाई करके वी आर एबल टू डिटेक्ट कॉर्नर्स, जो कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे डिपिक्टेड है. लेकिन स्केल का कॉन्सेप्ट अभी तक मिसिंग है. ठीक है. जो कि हमने समझना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द स्केल ऑफ अ फीचर पॉइंट सो दैट वी कैन एड्रेस दिस प्रॉब्लम ऑफ स्केल कोवेरियंस विच द हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर इज़ नॉट. ठीक है. विच द हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर इज़ नॉट. सो ये चीज़ हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, लेकिन प्लीज़ स्टिक अराउंड फॉर 5 minutes बिकॉज आई वॉन्ट टू जस्ट क्विकली डिस्कस द असाइनमेंट. So this is assignment 1 and I will be releasing it today and it has to be done in groups of 3. बाकी instructions आप देख लीजिएगा, जो typical instructions पहले भी रही हैं जिन लोगों ने मेरे साथ पहले पढ़ा है. LMS के ऊपर आपको ये सबमिट कराना है, लेट सबमिशन पॉलिसी नहीं है. You need to submit it by 18th April 23:59 hours. 18th April is exactly 3 weeks from now. जो बीच में एक OHT वीक आ रहा है 4th April वाला, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो आ रहा है तो आ रहा है. But other than that, you still have quite a bit of time to complete the assignment. Okay, and it is to be done in groups of 3. So there are 3 parts to this assignment. As far as parts B and C are concerned, इसको हम इंशाल्लाह बाद में फिर डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी फ़िलहाल let me just go through part 1. You are supposed to implement the Harris key point detector as discussed in the lectures. यानी ये वाली slide. This is the slide. This one. ठीक है. You have to implement this slide. This is slide number 134, and this is what you have to implement. You do not need to implement a descriptor. Descriptor जो है ना वो आगे आ रहा है, मतलब हम कल पता नहीं हम कर सकते हैं या नहीं, मेरा नहीं ख्याल हम कल कर सकेंगे. हो सकता है वो HT1 के बाद ही हम उसको टच अपॉन करें. सो डिस्क्रिप्टर आपने ना एज सच वो नहीं करना, इम्प्लीमेंट नहीं करना. ठीक है. अप्लाई इट टू द 2 images प्रोवाइडेड एंड एक मिनट 2 images तो नहीं है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको. दे आर क्वाइट बिट ऑफ. अच्छा हाँ ठीक है, जस्ट अ मिनट. लेट मी सी कि मैं आपको कौन सी इमेजेस प्रोवाइड करूँगा. डोंट वरी अबाउट इट.
ठीक है। बल्कि हाँ, ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, ये वाली और ये वाली, या आई सी व्हाट इमेजेस आई प्रोवाइड एनीवे. Apply it to the two images provided and threshold the cornerness response so that about a few hundred key points are returned. So cornerness response आपने measure compute करना है, key points जो आपको मिलेंगे वो visualize करना है. Submit a result showing the top scoring detected Harris key points superimposed on the original image. ठीक है. Then you have to submit a result showing the top scoring detected Harris key points superimposed on the original image. Example, you can place a cross or a circle at the location of the key point. Do this on the grayscale version to facilitate visualization. तो अगर मैं आपके lectures के ऊपर जाऊँ, ये चीज़ है जिसके अंदर हमने image के ऊपर superimpose किए हुए key points. इसके अंदर problem ये है कि ये ना एक colored image है. Try to do this on a grayscale image so that visualization is easier. यहाँ पे जो red corners हैं वो sense करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. Report the threshold that you choose. Describe which objects or regions in the image seem to generate large numbers of Harris key points and why. You may not use built-in library functions for Harris detection, but must implement on your own. ठीक है. बाकी विंडो का क्या साइज होगा, नॉन मैक्स सप्रेशन के लिए क्या साइज होगा विंडो का, जब आप कॉर्नरनेस रिस्पॉन्स कंप्यूट कर रहे हैं उस वक्त आपने ओवरलैपिंग विंडोज़ लेनी है नहीं लेनी, दिस इज़ ऑल अप टू यू. These are just design parameters that you need to look into on your own. ठीक है. Any questions? अच्छा, if there are no questions, then let me just go through parts B and C as well because they're pretty straightforward. You need to rotate the image in increments of 15 from 0 to 360. So basically, अगर आपके पास एक image है which is looking like so basically if this is your image, ठीक है, तो आपको इसको ना 15 डिग्री रोटेट करना है. ठीक है. फिर इसको आपने 30 डिग्री रोटेट करना है, फिर इसको आपने 60 डिग्री एंड सो ऑन. ये ज़्यादा रोटेशन हो गई, पैरा 90 डिग्री हो गई है, लेकिन 15 30 45 60 75 90 इस तरह से आपने रोटेट करते जाना है अप टू 360 डिग्रीज. इसके लिए यू आर अलाउड यूज़ ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस फॉर रोटेशन. अब आप मैटलैब यूज़ कर रहे हैं तो मैटलैब वाला कर लें, ओपन सी वी के करें, ओपन सी वी के यूज़ कर लें फंक्शंस. फॉर ईच रोटेटेड image, compute Harris key points using the same settings that you chose in part A. अब आपने part A में जो कुछ फिक्स किया हुआ था उसको आपने चेंज नहीं करना. Then compute the repeatability using the following procedure. Repeatability का मतलब ये है कि जो ओरिजिनली डिटेक्ट हो रही थी फीचर्स उनमें से कितनी अब दोबारा डिटेक्ट हो रही है. ठीक है. Set number of feature matches m to be 0. So m is the number of feature matches. For each Harris key point at xy in the original image, predict the position x rotated, where the key point should ideally appear in the rotated image by applying a rotation transformation on xy. तो जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई किया था इमेज के ऊपर, वही आपने xy कोऑर्डिनेट जो आपको यहाँ पे मिले हुए हैं फीचर्स पिछले पार्ट में, उनके ऊपर आपने अप्लाई करके उनको भी रोटेट करना है. Search for a nearby Harris key point which is detected in the rotated image with coordinates x0, satisfying this condition कि x0 और xr जो आपने प्रिडिक्ट किया xr जहाँ पे वो फीचर पॉइंट होना चाहिए वो कितना करीब है एक्चुअल डिटेक्टेड x0 से. Where t is some suitably chosen threshold. If such an x0 is found, increment number of features m by 1. This matching point x0 in the rotated image should now not be considered for matching in subsequent iterations. तो इसको फिर आपने रिमूव कर लेना है सर्च स्पेस में से. And then you compute repeatability as m over n, where m is the number of feature matches and n is the number of Harris key points in the original image. यानी ओरिजिनल इमेज में जो फीचर पॉइंट्स थे उनमें से कितने वी आर एबल टू डिटेक्ट इन द रोटेटेड वर्जन ऑफ द इमेज. प्लॉट रिपीटेबिलिटी अगेंस्ट रोटेशन एंगल एंड कमेंट ऑन Harris key point detectors robustness against in plane rotation. We know that Harris key point detector is covariant to rotation. तो इसके अंदर जो आपका प्लॉट है वो इस तरह होना चाहिए कि हर डिफरेंट एंगल्स के ऊपर रिपीटेबिलिटी आपकी हाई होनी चाहिए. दूसरा जो पार्ट है वो स्केल से रिलेटेड है. ठीक है. सो यू हैव टू सिमिलर यहाँ पे जो आपने रोटेशन की थी यहाँ पे आपने स्केलिंग करनी है. कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट एनालोगस टू पार्ट बी, but instead of rotating the image, resize the image by the scaling factors m to the power 0, m to the power 1, m to the power 2, where m is 1.2.
ठीक है, so you have to resize it by 1, 1.2, 1.2 power 2 and so on. So ये आपने 9 different scales consider करने हैं. Compute Harris key points for each resized image. You are allowed the use of library functions to perform this scaling, preferably with bicubic interpolation. By comparing Harris key points of the original and resized images, compute and plot repeatability against scaling factor. Comment on the Harris key point detector's robustness against scale changes. We know that Harris key point detector is not scale covariant. तो यहाँ पे जो आपका repeatability जो एक plot बनेगा, it should be able to depict that fact. ठीक है, let me know if there are any questions, please.